हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण में। मैं सुजाता चौधरी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अच्छा स्वास्थ्य होगा, अब अपनी तैयारियों में आप लोग लगे हुए होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बुद्धि। आपको 4 से 5 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। उसकी परिभाषाएं दे सकता है, उसका जो मनोवैज्ञानिक है जिसने वो परिभाषा प्रतिपादित की है उसका नाम पूछ सकता है। इसके सिद्धांत हैं कुछ, उसमें से आपको क्वेश्चन आ जाएगा। फैक्चुअल है, फैक्चुअल क्वेश्चन ही यूपीटेट उठाता है और उसी तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो बात करेंगे हम बुद्धि की, इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई। फ्रांसिस गाल्टन, जो सर फ्रांसिस गाल्टन थे, फ्रांसिस गाल्टन 1885 में इन्होंने जो है बुद्धि का प्रयोग किया। ठीक है, बुद्धि के ऊपर इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए और सबसे पहले जो बुद्धि का अगर स्टडी की बात करें तो किसने किया? सर फ्रांसिस गाल्टन ने किया। बात करें इंटेलिजेंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, इंटेलिजेंस शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के हमारी कौन से शब्द से हुई है? इंटेलजेयर। ठीक है, इसका मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड यानी कि समझना। हम किस बात को किस तरह से समझते हैं वो किस पर डिपेंड करता है, किसकी ओर इंगित करता है, वो हमारी बुद्धि को प्रदर्शित करता है। कोई बात हमें बताई गई, दो बच्चों को हमने एक ही चैप्टर पढ़ा दिया, उसमें से दोनों ने उस चैप्टर को किस प्रकार से समझा, क्योंकि बताने का तरीका तो एक ही था। तो डिफरेंशिएट किसने किया? उनकी बुद्धि ने, उनके समझने के स्तर ने उन दोनों को डिफरेंशिएट किया कि एक बच्चे को वो चैप्टर जो है कम समझ में आया और एक बच्चे ने वो अच्छे से गेन कर लिया। उसकी जो भी उसका मोरल था, जो भी आप बताना उसको चाहते थे, वो उस बच्चे ने गेन कर लिया, सीख लिया। तो वो सब किसने डिफरेंशिएट किया? वो हमारी बुद्धि ने किया। सबसे पहले प्रयोग किया फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में। और कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा से आया है, इंटेलिजेंस से, और उसका मीनिंग जो होता है टू अंडरस्टैंड यानी कि समझना। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके अर्थ की। अगर बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, कोई बताएगा सामंजस्य करने की योग्यता, कोई बताएगा कार्य करने की क्षमता क्या है, हमारी बुद्धि, हम कार्य को किस तरीके से करते हैं वो हमारी बुद्धि है। ठीक है, अलग अलग बहुत सारी आपको डेफिनेशंस मिलेंगी, डेफिनेशंस भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपकी। बात कर लेंगे जो चीज हमें समझ में आए हम उसको किस प्रकार से करते हैं। बुद्धि एक ऐसा मानसिक तत्व है, क्या है? मानसिक तत्व है। ठीक है, जिसके कारण दो बालकों को एक ही ढंग से पढ़ाए जाने पर उनके समझने के स्तर में हम अंतर कर पाए, हम उनको डिफरेंशिएट कर पाए। दो बच्चे हैं बिल्कुल एक जैसे हैं, ट्विंस हैं, बात कर लेते हैं। अगर ट्विंस की बात करें तो कोई हमने उनको एक बात बताई, कोई हम उसको मोरल सिखाना चाहते हैं कि भाई जो है गाली देना गलत बात होती है, हमें ये सम्मानजनक नहीं होती है, अगर हम गाली देंगे तो हम कैसे बच्चे कहलाएंगे? बुरे बच्चे कहलाएंगे। एक बच्चा है वो प्रतिभाशाली है, उस मतलब उन दोनों बच्चों की अगर हम बात करें, प्रतिभाशाली है, वो चीज ये जल्दी गेन कर जाएगा और शायद हमें उसको बताने की जरूरत भी ना पड़ेगी। और जो दूसरा बच्चा है, अगर हम उसको मूढ़ बुद्धि कह सकते हैं, मूर्ख कह सकते हैं, या थोड़ा सा एवरेज से जो है कम रखें, तो वो क्या है, वो मतलब ये चीज गेन नहीं कर पाएगा, वो ये चीज नहीं समझ पाएगा कि जो गाली देना है वो अच्छा है या गलत है। वो कहीं ना कहीं हम देखने को मिलेगा कि वो कहीं ना कहीं फिर उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर लेता है। तो वो क्या है, वो डिफरेंशिएट हो रहे हैं। ट्विंस हैं, देखने में एक जैसे हैं, लेकिन क्या अंतर कर रही है? उनकी जो बुद्धि है उन दोनों को अलग कर रही है। तो यही बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो एक मानसिक तत्व है हमारे अंदर, ऐसा एक हमारी मानसिक अक्षमता आप कह सकते हैं, मतलब जो हमें डिफरेंशिएट करती है। एक ही बात को हम 10 बच्चों को बताएंगे, 10 में से 2 को वो समझ आएगी, 2-4 बच्चों को वो कम समझ में आएगी, थोड़ा सा वहां पे कंफ्यूजन रह जाएगा, कुछ बच्चों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। तो वो किसके कारण है? उस मानसिक तत्व के कारण है जो हमें उन बच्चों में अंतर करने में
सहायता कर रहा है, वो ही क्या कहलाया, वो ही बुद्धि कहलाएगा। ठीक है, क्या मानसिक जो तत्व है वो ही बुद्धि है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो वही बात होती है कि विभिन्न प्रकार की जो योग्यता है, आप स्कूल में हैं, आपको पढ़ाई करना अच्छा लगता है, आपको स्पोर्ट्स में भी रुचि है, आप अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं, यानी कि आपके अंदर भी योग्यताएं हैं, वो किसके कारण है, वो आपकी बुद्धि के कारण है। आप उन जो आपके अंदर भी बहुत सारी योग्यताएं, आप उनका अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, वो किसके कारण से कर पा रहे हैं, वो अपनी बुद्धि के कारण से कर पा रहे हैं कि आप अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं। जो हमारी स्मरण शक्ति होती है, हमारी जो मेमोरी होती है, मेमोरी पावर होती है, उसमें विभेद करता है। वही अंतर करने की बात फिर से कही गई है कि जो विभेद करने की अक्षमता है वो किस पर डिपेंड होती है, वो बुद्धि, हमारी जो हमारा जो मानसिक तत्व है, बुद्धि है जो हमारी, वो विभेद करने का काम करती है। सफलता प्राप्ति का साधन है। जो बच्चा जितना प्रतिभाशाली होगा उतना ही वो सफल होगा, और जिसकी बुद्धि कम, मतलब उसका आकलन जो है कम किया गया है, वो हम देखेंगे कि कुछ क्षेत्रों में वो पिछड़ा हुआ मिलेगा। हम उससे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सभी क्षेत्रों में जो है सफलता प्राप्त करे। लेकिन प्रतिभाशाली बच्चा होगा, अगर ये भी ना कहें कि हर चीज में वो बहुत ही ज्यादा सफल हो जाएगा, लेकिन वो वहां पे अच्छा जरूर करेगा। ठीक है, और सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, आपका क्वेश्चन में रिपीट भी होता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि बुद्धि जो है वो मूर्त है या अमूर्त है। मूर्त कौन सी चीजें होती है? मूर्त वे चीजें होती है जो हम देख सकते हैं, जो हम फिजिकली देख सकते हैं। लेकिन बुद्धि हमारी है, हम फिजिकली उसको नहीं देख सकते, उसका वो कैसी है, वो अमूर्त है, वो हम उसे देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन में बार बार पूछा गया है, कई बार आपका रिपीट होगा कि बुद्धि का जो नेचर है, या फिर बुद्धि की प्रवृत्ति आप कह सकते हैं कि बुद्धि की प्रवृत्ति कैसी है। आपका मूर्त दे दिया जाएगा, अमूर्त दे दिया जाएगा, और आपके दो ऑप्शन हो जाएंगे कोई भी, तो आप उसको टिक करेंगे अमूर्त पर। ठीक है, ये तो बात हुई इंटेलिजेंस के, मतलब हम एक जो अर्थ वगैरह जो हम समझने की एक बेस जो हम तैयार करते हैं वो चीजें हो गई। अब आगे बात करेंगे इसकी परिभाषाओं की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बुद्धि का अर्थ समझने के बाद बात करेंगे बुद्धि की परिभाषाओं की, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बुद्धि की परिभाषाएं अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, या तो परिभाषा दे दी जाती है कि ये कथन किसने कहा है, आपका मनोवैज्ञानिक का नाम दे देगा। बाकी कुछ इनके कीवर्ड्स होते हैं, आप इनको कीवर्ड से याद रख सकते हैं। पहली बात करें हम थॉर्नडाइक की, थॉर्नडाइक ने भी बुद्धि के क्षेत्र में बहुत काम किया है। उन्होंने कहा है कि जो पूर्व अनुभव हमारे होते हैं, हम उनका लाभ नवीन परिस्थितियों में कितना उठा पाते हैं, कैसे हम उनका इस्तेमाल कर पाते हैं, वो जो हमारे अंदर योग्यता होती है वो क्या कहलाती है, हमारी बुद्धि कहलाती है। अब जैसे कि बच्चे को, अब आप ही लोगों, हम जैसे अपने टेट वगैरह की बात करें कि जो हमने बीएड में साइकोलॉजी पढ़ी थी, वो हम टेट में कितना, मतलब उसको टेट से कनेक्ट कर पाएंगे, और टेट में कितना हम अचीव कर पाएंगे, किसके बिहाफ पे, जो हमने अपने ट्रेनिंग कोर्सेज में जो पढ़ा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंटरकनेक्टेड है आपस में। वही सब चीजें आप ट्रेनिंग कोर्स में पढ़ के आए हैं, और वही सब चीजें आपको टेट के एग्जाम में देखने को मिलेंगी। तो हम उन दोनों को कितना कोरिलेट कर पाते हैं, वो योग्यता क्या है हमारी, वो हमारा बुद्धि का सारा खेल है, वो हमारी बुद्धि कहलाती है कि हम पूर्व अनुभव का लाभ अपनी नवीन परिस्थितियों में कितना उठा पाते हैं। वो अक्षमता हमारी, वो योग्यता हमारी क्या कहलाएगी, बुद्धि कहलाएगी। ठीक है, तो ये किसने कहा है कि पूर्व अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता, ये थॉर्नडाइक ने कहा है। नेक्स्ट बात करें हम मन की। मन जो है एक बहुत, मतलब इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे शिक्षा के क्षेत्र में। इन्होंने कहा है कि नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता, यानी कि मस्तिष्क जो हमारा कितनी शांति, कितनी सहजता से कोई चीज, हम किसी नवीन परिस्थिति में आ गए हैं, अब उस चीज को हम कितने अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं, कितने अच्छे से हम उस चीज में एडजस्ट हो पा रहे हैं, वो जो हमारी नमनीयता है, वो हमारी जो सहन शक्ति है, वो सहज जो स्थिति है हमारी, झेलने की अक्षमता है, वो क्या कहलाएगी, हमारी बुद्धि कहलाएगी। तो इन्होंने कहा है कि जो नवीन परिस्थितियों में हमारा मन है, उसकी सहजता, उसकी नमनीयता किस प्रकार बनी रहती है, किस प्रकार से हमारा
जो मस्तिष्क है, हमारा जो माइंड है, वो उस परिस्थिति में हमें ढलने के लिए प्रेरित करता है। वो योग्यता हमारी क्या कहलाएगी? बुद्धि कहलाएगी। किसके अकॉर्डिंग? मन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इनके कीवर्ड्स याद रखिए। पूरी डेफिनेशन तो आप नहीं याद रख सकते, डेफिनेशन पूरी रखेंगे तो याद ही नहीं हो पाती है। थोड़ा सा कीवर्ड के साथ चलने की कोशिश कीजिए कि जैसे पूर्व अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता किसने कही है? थॉर्नडाइक ने कही है। नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नम्यता किसने कही है? मन ने कही है। इसी प्रकार से कीवर्ड से याद रखने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं बकिंघम। इन्होंने कहा है कि बुद्धि कुछ नहीं है जो हम वातावरण में सीखते हैं, वातावरण से हम सीखते हैं। हम किसी भी क्षेत्र में अगर सीखने की योग्यता जो हमारी है वो क्या कहलाई है? बकिंघम के अनुसार हमारी बुद्धि कहलाती है। हम कोई काम, बच्चा है, छोटा बच्चा है, हम उसको वो काम सिखाना चाह रहे हैं, जितनी जल्दी से, जितनी क्लियरिटी से वो काम वो सीखेगा, वो किसके आधार पर सीखेगा? अपनी बुद्धि के आधार पर सीखेगा। वो उसकी बुद्धि पर डिपेंड करता है। किसने कहा है? बकिंघम ने कहा है सीखने की योग्यता। ठीक है, बिने है, इन्होंने बुद्धि के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं। मैं एक महत्वपूर्ण जो नाम है बुद्धि के क्षेत्र में वो है, इन्होंने कहा है कि ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, इन चारों शब्दों में ही बुद्धि निहित है। इन्होंने 4 शब्दों को लिया है। ज्ञान हो गया हमारा, जो भी हम कुछ ज्ञान अडॉप्ट करते हैं, जो भी हमारे संज्ञान में आता है, हम उसके बिहाफ पे क्या है, कोई आविष्कार करते हैं, वो हमारी बुद्धि पर आधारित होता है। हम उसके आधार पर किसी को निर्देश देते हैं, हमने क्या समझा और उसी के बिहाफ पे हम दूसरे को ट्रांसफर करेंगे। जो भी इंस्ट्रक्शन हम देंगे वो क्या है? वो हमारी बुद्धि है। और हमने किसी दूसरे के बारे में सुना, किसी दूसरे के कार्य की हमने विश्लेषण किया और उसको हमने क्रिटिसाइज किया, उसकी आलोचना की। हमने किस पक्ष को लेकर किस तरह से उसकी आलोचना की है, ये किस पर डिपेंड करता है? ये हमारी बुद्धि पर डिपेंड करता है। तो बिने के अकॉर्डिंग इन चारों शब्दों में ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना ही क्या है? इनको करने का तरीका क्या है? हम संज्ञान किस प्रकार से ग्रहण कर रहे हैं, हम ज्ञान की प्राप्ति हमें किस प्रकार से हो रही है, किस स्पीड से हो रही है, धीमे गति से हो रही है, या आपकी स्पीड तीव्रता से हो रही है। हम कोई आविष्कार कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, किसके आधार पर? अपने ज्ञान के आधार पर। हम किसी को निर्देश दे रहे हैं, हम किसी को कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं, वो किसके आधार पर करेंगे? हम अपनी बुद्धि के आधार पर करेंगे। हम किसी कार्य की आलोचना हम कर रहे हैं, वो किसके आधार पर करेंगे? हम ज्ञान के आधार पर करेंगे। तो ये जो शब्द हैं चारों, इनमें क्या इंक्लूड है? बुद्धि हमारी कहीं ना कहीं इंक्लूड है। ये चारों शब्द ही बुद्धि को इंडिकेट करते हैं। किसके अकॉर्डिंग? बिने के अकॉर्डिंग। अगली बात करें हम गाल्टन, सर फ्रांसिस गाल्टन, जो अभी हमने स्टार्टिंग की थी कि बुद्धि का जो कॉन्सेप्ट था सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? सर फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। इन्होंने कहा कि पहचानने व सीखने की प्रक्रिया ही क्या है? बुद्धि हमारी। हम कोई चीज सीखना शुरू करते हैं, कोई चीज हम पहचानते हैं, क्योंकि संज्ञान की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? वो पहचानने से होती है। अगर हम किसी चीज को रिकॉल कर पा रहे हैं, किसी चीज का हम प्रत्यास्मरण कर पा रहे हैं, वो हमारा किस पर डिपेंड करता है? हमारी बुद्धि पर डिपेंड करता है। जैसे कि अब एग्जाम की बात करें, हम एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया और वो हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं किस चीज को रिलेट करता है? वो हमारी बुद्धि को रिलेट कर पा रहा है कि हम उस चीज को कितना याद कर पाए, कितना हम उस चीज को पहचान पाए। ये वरना कई बार ऐसा भी होता है कि हमको वो पेज, वो वर्ड, वो एग्जैक्ट वो जगह दिखाई दे जाती है कि हमने वो शब्द वहां पे लिखा हुआ है। वो किस पे? कि पहचानने और सीखने की जो हमारी प्रक्रिया है वो किस पर आधारित है? बुद्धि पर आधारित है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रूज। इन्होंने कहा है कि नई या फिर विभिन्न प्रकार की जो हमारी नवीन परिस्थितियां हैं, हम किसी दूसरे वातावरण में रह रहे थे, फिर हम अचानक से किसी नए वातावरण में आ गए और वहां पे हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार से उस नए वातावरण में ढल रहे हैं, ताकि ना तो किसी दूसरे को समस्या हो और ना ही हमें समस्या हो, एडजस्ट हो जाएं। तो वो जो योग्यता है, समायोजन की जो योग्यता है, आप इसे ये भी कह सकते हैं समायोजन की योग्यता, क्योंकि समायोजन आदमी कहाँ करता है? विपरीत परिस्थितियों में या नवीन परिस्थितियों में ही हम समायोजन करते हैं। जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, कंटिन्यूअस हम रह रहे हैं, वहां पे हम ऑलरेडी समायोजन कर चुके हैं। किसी भी वातावरण में जाने पर हम जो है हमारी योग्यता होती है, समायोजन की योग्यता कहलाती है। तो क्रूज क्या कहते हैं कि जो समायोजन की योग्यता है हमारी, वही हमारी क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। वुडवर्थ ने कहा है कि कार्य करने की योग्यता, याद रख सकते हैं आप इसको, वुडवर्थ
जैसे ये हो गया W फॉर वुडवर्थ और W फॉर वर्क। ठीक है, तो वुडवर्थ क्या कहते हैं कि जो हमारी कार्य करने की योग्यता है, हमें कोई काम दिया गया है तो वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, कितनी अच्छे से हम उस चीज को हैंडल कर रहे हैं, हम उस काम को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हम बोल देते हैं, अगर मैं बोलूं कि भाई आप एक विश्लेषण करिए कि जो मनोविज्ञान है क्या उसका शिक्षा में, मतलब जो शिक्षा में उसका योगदान रहा है वो कितना उचित और कितना अनुचित रहा है। तो अगर आप इसके बारे में 10 लाइनें लिखेंगे, वो आपकी उस कार्य को करने की योग्यता है वो किस पर डिपेंड करेगा, वो आपकी बुद्धि पर डिपेंड करेगा, आपने अब तक कितना अचीव किया है। हम उस सब को मतलब एनालाइज, सब कुछ को सिंथेसिस करके हम वो चीज अपनी उस कार्य करने की जो योग्यता है हमारे जो और बहुत सारे अनुभव रहते हैं पूर्व से जुड़े हुए, हम उन सबको उस कार्य करने में लगा देते हैं। तो वही हमारी क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। वुडवर्थ के अनुसार कार्य करने की योग्यता क्या कहलाएगी, बुद्धि कहलाएगी। बात करें टर्मन की, टर्मन का भी बहुत आप अभी देखेंगे, इनका डिस्कशन होगा काफी सारा। जिस अनुपात में अमूर्त चिंतन होता है उतना ही व्यक्ति बुद्धिमान, इन्होंने कहा है। बुद्धि कैसी थी, बुद्धि अमूर्त थी। यानी कि अमूर्त से क्या समझते हैं कि जो मतलब जितना हम अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं, जितना हम अच्छे से विचार कर सकते हैं, जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस होगा वो जितना स्ट्रोंग होगा, ठीक है, वो उतना ही व्यक्ति जो उन्होंने बुद्धिमान बताया है कि जो जितना अमूर्त चिंतन कर सकता है उतना ही व्यक्ति क्या कहलाया, बुद्धिमान कहलाएगा। ठीक है, तो ये कुछ हमारी डेफिनेशन है जो एग्जाम में मतलब रिवाइज हुई है। बाकी डेफिनेशन तो बहुत सारी हैं, इनको थोड़ा सा कीवर्ड से याद रखने की कोशिश करिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, रिवाइज हो सकती हैं क्योंकि यही सब चीजें रिवाइज होती रहती हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बुद्धि की परिभाषाओं के बाद अब बात करते हैं बुद्धि की प्रवृत्ति की, जो कि निष्कर्ष मतलब उन परिभाषाओं का ही है कि हम बुद्धि की जो नेचर होती है वो किस प्रकार की होती है। सबसे पहली बात करें तो क्या है, वो समस्या समाधान की एक योग्यता है। उसकी सहायता से हम किसी भी समस्या का समाधान बड़ी आसानी से कर लेते हैं। एक बुद्धिमान बच्चा है, उसके सामने कोई गणित की समस्या होती है और वो फटाफट से उसे कैलकुलेट कर लेता है। किस पर आधारित है, उसकी बुद्धि पर आधारित है। यानी कि उसके अंतर्गत जो है गणित जो अंकीय क्षमता है उसकी वो अच्छी है और वो न्यूमेरिकल जो एबिलिटी है उसी के आधार पर उन सवालों को आसानी से हल कर ले रहा है। तो ये किस पर डिपेंड है, ये उसकी बुद्धि पर ही आधारित है। समस्या समाधान की योग्यता बुद्धि के साथ हमें मिल जाती है। नेक्स्ट बात करें विवेकशील चिंतन की, हम कितना शांति, कितनी सरलता के साथ, हम कितना एक किसी पक्ष को लेकर हम कितना अच्छे से चिंतन कर सकते हैं, मतलब बिना उग्र हुए, बिना आक्रामक रवैया अपनाए, हम उसके साथ कितना विवेकशील जो हम चिंतन है उसके विषय में कर सकते हैं। किसी पक्ष के बारे में हो सकता है, किसी व्यक्ति के बारे में हो सकता है, या किसी समस्या के बारे में भी हम उसके मतलब समाधान को ढूंढते हम उसके पक्ष में विवेकशील चिंतन कर सकते हैं। ये वेस्लर ने कहा है कि जो विवेकशील चिंतन की क्षमता होती है व्यक्ति की, वो बुद्धि के अंतर्गत रखी जाती है। तो विवेकशील चिंतन भी बुद्धि के साथ हमें मिल जाता है। अगर हमारे पास बुद्धि है तो हम हर क्षेत्र में क्या है, आक्रामक नहीं हो पाएंगे। हम मतलब शांति से, नम्रता के साथ, सहनशीलता के साथ जो है हम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं, किसी विषय में हम चिंतन कर सकते हैं। ठीक है, उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं में सहायक होती है। अब बच्चा स्कूल में आता है, उसका उद्देश्य क्या है कि वो एक अच्छा इंसान बन सके, पढ़ लिख कर, या तो एक अच्छी नौकरी हासिल कर ले, एक उसका समाज में एक मतलब रुतबा हो, समाज में उसका नाम हो, समाज में उसकी एक पहचान हो, वो उसका एक उद्देश्य है। इसी उससे वो है स्कूल में आता है। तो वो अब किस पर डिपेंड करेगा, उसकी बुद्धि पर डिपेंड करेगा कि कितना बच्चा स्कूल में रहकर सीखता है, कितना उन चीजों को वो एडॉप्ट कर रहा है, कितना वो गेन कर रहा है और कितना उनका वो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूटिलाइज उनका कर रहा है। क्योंकि जो हमारे पूर्व अनुभव होते हैं, जो हम मतलब नया ज्ञान करते हैं, वो पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है हमारे। अब वो स्कूल कंप्लीट करके कितना हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उस चीज को फॉलो करते हैं, कितना उसका यूज करते हैं जो कि हमने
सीखा है स्कूल में वो सब क्या है, वो बुद्धि पर हमारे डिपेंड करता है। जिसकी जैसी बुद्धि होती है उसकी ऐसी ही अक्षमता होती है सोचने की, समझने की, विचारने की और कोई भी कार्य करने की। ठीक है, तो ये सब किस पर डिपेंड होता है, ये सब बुद्धि पर डिपेंड होता है। यानी कि उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं में सहायक जो होता है वो क्या होता है, बुद्धि हमारी सहायता करती है। बुद्धि कैसी योग्यता है, बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है, वो हमारे जन्म के साथ आती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हम 2 साल तक तो बुद्धिमान रहे और तीसरे साल आके हमारी बुद्धि जो है खत्म हो गई। जो जन्म से हमें मिला है वो हमारे साथ चलता आ रहा है, बस वो क्या होती है कि मतलब मॉडिफाई होती रहती है। हम जितना सीखते हैं, जितने हम सीखने के इच्छुक होंगे, मतलब थोड़ी सी हमारी शार्प हो जाती है, हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं बदल सकते। जो हमें मिल चुका है वो जन्म से आती है हमारी बुद्धि, हम उसको कहीं से उठाकर अपने अंदर फीड नहीं कर सकते। तो कैसी योग्यता है, वो जन्मजात है। और जो अमूर्त भी आया था, ये दोनों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कैसी योग्यता है, जन्मजात है, इसे वातावरण से हम उठा के फीड नहीं कर सकते हैं, जो मिलेगा हमें जन्म के समय ही मिल जाएगी। कैसी होगी, अमूर्त होगी, हम इसे मूर्त नहीं कह सकते। समायोजन की योग्यता, नवीन परिस्थितियों में बच्चा कितनी आसानी से एडजस्ट हो जाता है। बहुत बच्चे होते हैं, मतलब अगर उनको नई परिस्थिति में भेज देते हैं चिड़चिड़े हो जाएंगे, नहीं रहेंगे, आक्रामक हो जाएंगे। तो मतलब अगर एक बच्चा, आपके पास बुद्धि है तो आप मतलब हर चीज को थोड़ा सा अपने तरीके से उनको एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी वातावरण में एडजस्ट ना हो पाए, वो वातावरण इतना भी बुरा नहीं होता कि हम वहाँ बिल्कुल ही नहीं रह पाएंगे। आदमी अगर जंगल में भी जा रहा है तो जंगल में भी वो अपनी बुद्धि के बल पर अपने जो उसके फायदे की चीजें हैं वो उनको देख लेगा, उनका इस्तेमाल करना जान जाएगा कि मैं इनका किस तरह से यूटिलाइज कर सकता हूँ। एक प्रोग्राम भी आता था, मैन वर्सेस वाइल्ड, नेशनल ज्योग्राफी पे शायद आता था वो, और वो मतलब क्या देखते हैं, वो सिर्फ जंगलों में ही तो रहता है, मतलब जो वहाँ की जड़ी बूटियां हैं, जो वहाँ के पौधे हैं, वो उसको भोजन के रूप में भी खा लेता है। वो किस पे डिपेंड करता है कि वो उस माहौल में भी क्या है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके भूखा नहीं रह रहा है। अब जो खाने लायक पौधे हैं वो किससे पता चल रहा है, उसकी बुद्धि से पता चल रहा है। वो बुद्धि से याद रख पा रहा है, उसकी जो मेमोरी पावर है उसको अच्छा मतलब रिकॉल कराती रहती है कि या तो उसने वो कई चीजें पढ़ी होंगी, मतलब उनका वो यूज जो है अपने पूर्व ज्ञान का अपनी नई परिस्थिति में आसानी से कर पा रहा है। किसके बिहाफ पे, अपनी बुद्धि के आधार पर। ठीक है, परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील वही जो मैंने अभी बताया कि हम इसको मॉडिफाई थोड़ा कर सकते हैं। कोई चीज है, जैसे मैथ्स की अगर बात करें, मैथ्स में बच्चा कमजोर है तो अगर आप उसको 1-2 चैप्टर पढ़ाओगे और वो उतना जितना उसका अभ्यास करेगा तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा उन जो प्रश्नों की अगर बात करें तो उन प्रश्नों को हल करना सीख जाएगा। पहले उसको बोलेंगे कि इसको मैथ्स बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन अगर हम उसको 2 प्रश्नों का अभ्यास कराएंगे, धीरे धीरे फिर वो अभ्यास की जो समय सीमा उसकी बढ़ाई जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं उन प्रश्नों को हम देखेंगे कि वो हल करने लगता है। तो क्या है, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये जन्मजात है तो पूरा तो हम इसको नहीं बदल सकते, लेकिन थोड़ा सा इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अनुभव से लाभ लेने की योग्यता, जो कि हम अभी पहले परिभाषा में भी डिस्कस हमने किया था कि जो हमारे पूर्व अनुभव होते हैं, हमारा जो पूर्व ज्ञान होता है, किसी वातावरण से, किसी घटना से, किसी प्रक्रिया के दौरान हम गुजरे हो, जो अनुभव हमें प्राप्त हुए हैं, उसी तरह की कोई नई परिस्थिति हमारे सामने आ रही है या कोई नवीन परिस्थिति है, तो हम जो उन पूर्व ज्ञानों का अपने नई परिस्थितियों में जोड़कर और उसको उस परिस्थिति को डील करने की जो हमारी अक्षमता होती है, योग्यता होती है, वो क्या कहलाती है, हमारी बुद्धि कहलाती है। और बुद्धि कैसी होती है, अमूर्त चिंतन में हमें सहायक होती है। यानी कि हम कल्पनाएं कर सकते हैं, हम कुछ नवीन जो है सृजन कर सकते हैं। वो किस आधार पर कर सकते हैं, हमारे अमूर्त चिंतन के आधार पर हम कर सकते हैं। अमूर्त चिंतन, जैसे कि अमूर्त चिंतन कौन कर सकता है, जो साहित्यकार होते हैं, कलाकार होते हैं, मतलब इस तरह के जो पक्ष हैं, मतलब जो व्यक्ति हैं, वो अमूर्त चिंतन में ज्यादा सक्रिय होते हैं। मैकेनिकल जो होते हैं वो थोड़ा सा मूर्त जो होते हैं ना, यांत्रिक जो इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, वो मूर्त बुद्धि के व्यक्ति उनको हम कह सकते हैं। अमूर्त चिंतन में आते हैं हमारे साहित्यकार हो गए, कलाकार हो गए, नाट्य वगैरह जो ये संगीत के, ये सब किस में आते हैं, ये अमूर्त चिंतन में आते हैं। ठीक है, अमूर्त बुद्धि इनकी होती है।
अब बात करते हैं बुद्धि के प्रकारों की। जो वैसे तो बुद्धि बहुत प्रकार की, आप इसी चैप्टर में हम आगे डिस्कशन करेंगे, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार अपने बताए हैं, लेकिन जो अगर मुख्य बात करें तो बुद्धि के प्रकार जो है थॉर्नडाइक और गैरट ने एक सामूहिक जो है अध्ययन किया था, और उन्होंने उसी के आधार पर बुद्धि को 3 जो मुख्य भाग है उसमें बांटा था। इन्होंने कहा कि जो बुद्धि हमारी होती है वो 3 प्रकार की होती है, ठीक है। पहली बताया मूर्त, दूसरी अमूर्त, और तीसरी को इन्होंने कहा सामाजिक जो है बुद्धि होती है, ठीक है। अब बात करते हैं अगर मूर्त की, तो मूर्त इसे यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। हम देखते हैं हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मशीनों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, और मतलब उनको कोई बच्चा, छोटा बच्चा भी अगर हम देखें तो एक बच्चा होता है वो खिलौनों को बहुत अपने सहेज के रख लेता है, और कोई एक बच्चा होता है कि जब तक वो खिलौना नहीं टूटेगा और उसको 2-4 बार अलग तरह से नहीं जोड़ता है, उसको तोड़ मरोड़ के वो चीजें नहीं कर लेता, उसको शांति नहीं मिलती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों बच्चों में एक डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। एक बच्चा सहेज के उन चीजों को रखना पसंद करता है, और दूसरा बच्चा जो है उसे तोड़ मरोड़ कर उसे नई चीजें मतलब उसमें कुछ ना कुछ उसे जुगाड़ करना है, इस तरह का बच्चा जो है अपनी प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। तो जो बच्चा तोड़ फोड़ करना पसंद कर रहा है अपने खिलौने में, उसे नया रूप देने की कोशिश कर रहा है, वो उसमें कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा रहे हैं, वो किस प्रकार का बच्चा में वो किस प्रकार का बच्चा है, उसकी बुद्धि कैसी है, वो मूर्त बुद्धि जो है प्रकार का बच्चा है। यानी कि उसकी बुद्धि जो है यांत्रिक बुद्धि है, वो यंत्रों से प्रेम करना उसे अच्छा लगता है, उसे यंत्रों मशीनों के साथ खेलना अच्छा लगता है, उन्हें नया रूप देना अच्छा लगता है। यंत्रों और मशीनों से संबंधित ये हमारी बुद्धि होती है। और जो हमारे इंजीनियर्स हैं, मैकेनिक्स हैं, प्लम्बर्स हैं, बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जो यंत्रों से, मशीनों से, जैसे हमारे संगीत का जो है वाद्य यंत्र वाले जो हैं, वो जितने भी हैं सब, जितने वाद्य यंत्र बजाते हैं क्या है, वो सब एक यंत्र हैं, और उनकी बुद्धि जो है उन यंत्रों से जुड़ी हुई है, उन यंत्रों के बारे में उन्हें विशेष प्रकार की नॉलेज है। तो उनकी बुद्धि कैसी है, वो मूर्त बुद्धि प्रकार की श्रेणी में जो है आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अमूर्त बुद्धि की। तो अमूर्त बुद्धि के जो लोग होते हैं वो कल्पनाशील होते हैं, उनके अंदर सृजनात्मक क्षमता जो है इनके मुकाबले ज्यादा होती है। बात करें अगर इन्हें पुस्तकीय ज्ञान जो है, बुकिश नॉलेज भी इन्हें बहुत ज्यादा होती है। ये अध्ययनशील होते हैं, विचारशील होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, सृजनशील होते हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में बड़े शांत स्वभाव के, इनका जो अगर नेचर की बात करें तो शांत स्वभाव होता है, विनम्र स्वभाव इनका होता है, और ये अपनी कल्पनाओं में अपने एक शांत वातावरण में रहना ये पसंद करते हैं, अपनी चीजों को बड़े सहेज कर रखना पसंद करते हैं। थोड़ा सा ये इस तरह के जो नेचर के लोग होते हैं। अब उसमें हम कौन कौन देखते हैं, जो टीचर हमारे होते हैं, जो हमारा एक शिक्षक है वो कैसी बुद्धि का है, वो अमूर्त बुद्धि का कहलाएगा। क्योंकि एक शिक्षक को आप कभी भी देखेंगे वो सड़क पर आपको लड़ते हुए नहीं दिखेगा कि भाई वो झगड़ालू प्रवृत्ति का नहीं होता है। एक शांत, विनम्र और सहनशील जो होता है उसके अंदर गुण होता है, और वो किसकी विशेषता है, वो अमूर्त बुद्धि के लोगों की विशेषता है। वो कल्पनाशील होते हैं। एक बच्चा है, अलग अलग एक टीचर है, अलग अलग बच्चों को पढ़ा रहा है, पढ़ाने का मेथड अलग है, लेकिन वो बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी ध्यान रखता है और उसी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। तो ये उसकी कहीं ना कहीं जो उसकी कल्पनाशीलता है, जो उसकी रचनात्मकता है, ये उसकी ओर इंडिकेट करती है कि वो एक ही माहौल में अलग अलग तरह से अलग अलग बच्चों को वो एजुकेट कर रहा है। तो ये क्या है, हमारे टीचर्स हो जाते हैं, कुछ कलाकार, साहित्यकार, जो हमारे नाट्य फिल्म जगत के जो लोग हैं, ये सब किसके अंदर आएंगे, ये अमूर्त बुद्धि के लोगों की श्रेणी में आएंगे। बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है आपका सामाजिक बुद्धि। जिन लोगों में सामाजिक अनुकूलनशीलता होती है, आपने अगर जो हमारे राजनेता हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, वो सब क्या हैं, वो सामाजिक बुद्धि के लोग हैं। और अगर हम इनकी बात करें, जो अमूर्त बुद्धि के लोग हैं, वो इस श्रेणी में फिट नहीं हो सकते। ये लोग यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन इन लोगों का यहाँ पे
जो है आप वर्चस्व कहें, वर्चस्व यहाँ पे स्थापित नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनका जो व्यवहार होता है थोड़ा सा अंतर्मुखी होता है। ये एकांत वातावरण में रहना पसंद करते हैं, शांत वातावरण में रहना पसंद करते हैं, जबकि ये लोग समाज में रहना पसंद करते हैं। समाज में चापलूसी करना, मतलब इसी तरह का उनका नेतृत्व का जो विकास होता है, नेतृत्व की जो क्षमता होती है वो इन लोगों में होती है। व्यवहार कुशल ये होते हैं और सामाजिक अनुकूलनशीलता होती है, समाज में अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं इजीली। वो इनका कोई बाय हुक एंड बाय क्रुक इनकी नेचर होती है कि किसी भी प्रकार से बस हो जाना है। तो बाय हुक एंड बाय क्रुक इनकी जो नेचर होती है, किन लोगों की होती है, वो सामाजिक बुद्धि के जो लोग होते हैं, बाय हुक एंड बाय क्रुक, ये व्यवहार कुशल होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम कहें तो जो जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो सब किस में आ जाएंगे, वो सामाजिक बुद्धि में आ जाएंगे। इनके अंदर एक और गुण होता है, इनके अंदर नेतृत्व की क्षमता होती है। नेतृत्व की अक्षमता होती है। कैसी इनकी नेचर होती है, बाय हुक एंड बाय क्रुक अपना काम करना पसंद करते हैं। ये अपना काम कैसे करना पसंद करते हैं, ये शांति से अपना कार्य जो है करना पसंद करते हैं। और ये अपना कैसा, ये जुगाड़ू नेचर के होते हैं, ये कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेते हैं, ठीक है, अपना जुगाड़ ये कर ही लेते हैं, अपनी मशीनों को तोड़ फोड़ के इधर का उधर एडजस्ट करके ये मतलब कुछ ना कुछ अपना कर ही लेते हैं। सबसे शांत कौन होते हैं, अमूर्त बुद्धि के जो लोग हैं वो शांति प्रिय होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए बुद्धि के प्रकार, किसके अकॉर्डिंग, थॉर्नडाइक व गैरट के अनुसार। अब बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें अक्सर कंफ्यूजन बना रहता है और बुद्धि के मापन के लिए भी वो बहुत ज़रूरी हैं। बुद्धि का जब मापन किया जाने लगा, वो किस प्रकार से किया जाता था, किसने वो स्टार्ट किया, बात करते हैं। जो बुद्धि लब्धि है, बुद्धि का जब मापन स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले जो बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग या बुद्धि लब्धि के जो जनक कहे जाते हैं वो 1912 में इन्होंने किया था, स्टर्न ने किया था। और स्टार्टिंग इन्होंने की थी, लेकिन यहाँ पे क्या किया था, इन्होंने एक फॉर्मूला तो दे दिया लेकिन इन्होंने कभी उसका मापन नहीं किया। इनका जो फॉर्मूला था MA/CA, ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ये किसने दिया, ये स्टर्न ने दिया। जबकि बुद्धि लब्धि का जो मापन किया, असल में जो मापन किया और अपनी एक लिस्ट तैयार की, वो 1916 में टर्मन ने की और इन्होंने इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई किया और इसमें 100 से मल्टीप्लिकेशन किया। ये इसका फॉर्मूला हो गया IQ इक्वल टू MA/CA इंटू 100। बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाता है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बेस एक प्रॉब्लम दे देता है कि बच्चे की मानसिक आयु इतनी है, वास्तविक आयु इतनी है, तो बच्चे की बुद्धि लब्धि किस स्तर की होगी, ठीक है। इस तरह का आपको टीचिंग एग्जाम्स जब आप रिक्रूटमेंट के लिए स्पेशली देने जाते हैं तो वहां पे जैसे KVS हो गया, DSSS हो गया, अभी रीट का एग्जाम हुआ था, दोनों लेवल में आपका प्राइमरी में भी और जो है अपर प्राइमरी में, दोनों में IQ के जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन दोनों जगह पे आए हुए थे, ठीक है। बात करते हैं मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो किसने किया था, बिने ने किया था। क्योंकि इन तीनों का जो है एक मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है क्रिएट, अक्सर बच्चे को कुछ बुक्स में भी थोड़ा सा गलती हुई है, जो थोड़ी सी ऑथेंटिक बुक नहीं है उसमें आपको ये थोड़ा सा उल्टा सीधा देखने को मिल जाएगा। बुद्धि लब्धि के जनक उन्होंने डायरेक्ट ही टर्मन को बता दिया, लेकिन बुद्धि लब्धि के जनक कौन थे, स्टर्न थे। और बुद्धि लब्धि मापन के जनक आप किसको कहेंगे, टर्मन को कहेंगे, क्योंकि इन्होंने क्या था, बुद्धि लब्धि का मापन नहीं किया था, सिर्फ एक मतलब फॉर्मूला आप कह सकते हैं, या इन्होंने जो भी अपना इनका विचार आया होगा वो चीजें इन्होंने की थी, इन्होंने कभी मापा नहीं था कि बुद्धि को हम माप सकते हैं, ठीक है। और मानसिक आयु जो शब्द था वो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, बिने ने। बिने ने ही क्या किया था, जो बुद्धि परीक्षण था सबसे पहला वो बिने ने ही दिया था, ठीक है। और एक और शब्द है, एक 1905 से जो 1911 का समय है वो बिने काल कहा जाता है, ठीक है, बिने काल। तो सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने दिया, बिने ने दिया। अल्फ्रेड बिने इनका नाम था पूरा, अल्फ्रेड बिने, ठीक है। और अल्फ्रेड बिने से भी पहले मतलब मापन तो पहले भी होता था, लेकिन इनसे पहले जो था 1905 से पहले
जो बुद्धि का परीक्षण होता था वो कदकाठी देख के जो है शारीरिक दृष्टि से जो है बुद्धि का मापन किया जाता था। और सबसे पहले शारीरिक दृष्टि से जो मापन किया था वो किसने किया था? शारीरिक आधार पर जो मापन किया था पहले ये कह दिया जाता था कि जो जितना हष्टपुष्ट है वो उतना ही बुद्धिमान है। ठीक है, लेवेस्टर ने किया था, लेवेस्टर। टीचिंग एग्जाम में पूछ सकते हैं, टेट में तो शायद नहीं पूछेंगे। तो ये हो जाता है। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने दिया। 1905 से 1911 का समय क्या कहलाया? बिने काल कहलाया। और मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने ही किया था। ये हमने जो स्टर्न है उन्होंने मानसिक आयु और वास्तविक आयु को एक फॉर्मूले में मतलब बांधा था। और जो बुद्धि का मापन, बुद्धि लब्धि का जो मापन किया वो 1916 में किसने किया? टर्मन ने किया। इन्होंने एक अपनी टेबल बनाई बुद्धि लब्धि के आधार पर, मतलब इन्होंने जो अपना सर्वे किया, जो अपना प्रयोग किया, उसी के आधार पर इन्होंने एक तालिका तैयार की। ये टर्मन की बुद्धि लब्धि वर्गीकरण है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे हमारे वर्गीकरण दिए गए हैं, लेकिन जो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के आधार पर आपसे जो है क्वेश्चन पूछ लेता है। जो 140 प्लस IQ वाले बच्चे रखे वो इन्होंने प्रतिभाशाली कहे। अति उत्कृष्ट को इन्होंने 120 से 140 में रखा। प्रतिभाशाली कौन होंगे? जिनका IQ लेवल 140 होगा वो आप सृजनशील भी कह सकते हैं। आप वो विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छा जो करने वाले बच्चे होते हैं, हर चीज को अच्छे से कैच कर लेते हैं। अपना 100% ये कहिए कि आप अपना 100% वो लगभग विभिन्न क्षेत्रों में वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वो कौन से बच्चे कहलाएंगे? प्रतिभाशाली बच्चे कहलाएंगे। अति उत्कृष्ट बच्चों को जो किसी भी काम को बहुत अच्छे ढंग से, औरों के मुकाबले बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हैं, वो अति उत्कृष्ट बच्चे आएंगे। इनका IQ लेवल होगा 120 से 140। और जो सुपीरियर बच्चे होते हैं वो 110 से 120 में आएंगे। और सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे औसत बच्चे। इनका लगभग 60% के करीब जो है, 50% से तो ज्यादा ही है जो हमारी पॉपुलेशन में है। औसत बुद्धि लब्धि देखने को मिलती है हमारी पॉपुलेशन में, वो लगभग 50 से तो ऊपर है, 60 से थोड़ा नीचे है। तो जो सबसे ज्यादा होते हैं वो औसत लोग होते हैं, औसत बुद्धि वाले लोग होते हैं। उनका कितना होता है? 90 से 110। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्रतिभाशाली से क्वेश्चन बना लेता है, औसत बच्चे से बना लेता है। मंद बुद्धि जो है 80 से 90 के बीच में आ जाएंगे। सीमांत जो है यानी कि बॉर्डर लाइन पे हैं, जिनको आप स्कूल में आसानी से थोड़ी सी मेहनत के साथ, मतलब आसानी से आप इनको एवरेज बच्चों के साथ पढ़ा सकते हैं। मूर्ख वे बच्चे हैं जिनको 2-4 बार अगर आप समझाएंगे तो फिर भी वो थोड़ा बहुत मतलब समझ जाएंगे। ठीक है। और जो मूर्ख, जड़ और अतिमूर्ख हो गए, इनके लिए आपको स्पेशल जो है स्पेशल कुछ भी आप बोल सकते हैं। जड़ और मूर्ख, या तो इनको आप इनके हाथ से संबंधित जो बोल सकते हैं ना, छोटे छोटे उद्योग हैं, आप इनको करके सीखना किसी भी मेथड से। आप इनको व्यवसायिक वोकेशनल जो कोर्स है आप उनको वो करा सकते हैं। लेकिन आप इनको अगर सिद्धांत पढ़ाने लगे, आप इनको प्रिंसिपल्स, आप इनको अलग अलग मैथमेटिशियन जो बनाने की सोचने लगे, तो आपकी मेहनत यहाँ पे बेकार हो जाएगी। आप इनको वोकेशनल कोर्सेज करा सकते हैं कि ये ऐसा कुछ सीख जाएं, या तो आप जैसे लिफाफे बनाना आप इन बच्चों को सिखा सकते हैं, जो इनकी मतलब रोजगारी का आप इनकी इनकम का थोड़ा एक सोर्स दे सकते हैं इनको। ठीक है, ये इस तरह के बच्चे होते हैं। और इनको आप सीमांत जो बच्चे होते हैं, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपके बॉर्डर लाइन पे होते हैं, आप इनको औसत बच्चों के साथ इजीली पढ़ा सकते हैं। बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत होगी। अगर औसत बच्चा जो है एक बार में सीखता है तो आपको इनको 2-3 बार बताने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये फिर भी उस चीज को सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये बुद्धि लब्धि हमारा वर्गीकरण हो गया। टर्मन ने इसको दिया था, टर्मन का ही हम स्टडी करते हैं टेट सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्योंकि अब हमने बिने के बारे में जिक्र किया है, बिने का जो सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसको कहा जाता है कि बिने ने दिया था।
अब बात कर लेते हैं बुद्धि परीक्षणों का, जो हमारा वर्गीकरण है एक बार उस पर बात कर लेते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा, आपके यूपी टेट के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन तो यहाँ से बिल्कुल ही मिल जाएगा। पहला जो बुद्धि परीक्षण थे हमारे, उनको अगर हम डिवाइड करें तो दो पार्ट्स में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, यानी कि पर्सनल बुद्धि परीक्षण जो हमारा होता है, एक सामूहिक होता है। यहाँ पर हम एक अकेले आदमी का करते हैं और यहाँ पर क्या है, वो समूह में होता है, ठीक है। तो ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण हो गया। जैसे हमारा इंटरव्यू होता है वो कैसा है, व्यक्तिगत है। और जो हमारा ग्रुप डिस्कशन होता है वो कैसा होता है, वो सामूहिक होता है। डिस्कशन, जीडी जिसे बोल देते हैं। बात करें व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण को, अगेन दो भागों में बांटा गया, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों की बात करें तो वे बुद्धि परीक्षण जिसमें शब्दों को महत्व दिया जाता था, भाषा को महत्व दिया जाता था। वो एक उसका एक निश्चित फॉर्मेट था, उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए होंगे, आपको उनके आंसर करने हैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए, अपनी सोच का प्रयोग करते हुए। यहाँ पर आपको वो शब्द जो मैटर है वो रिटन में आपको देखने को मिलेगा। तो यानी कि शाब्दिक, जिसमें शब्द आपके इंक्लूड होंगे, ठीक है। और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, वे शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, वे बुद्धि परीक्षण जो जिसमें भाषा का महत्व नहीं है, आपको कोई शब्द नहीं होंगे, आपको कोई रिटन फॉर्मेट आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो कैसे बुद्धि परीक्षण कहलाएंगे, वो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहलाएंगे, ठीक है, जिसमें भाषा को महत्व नहीं होगा। यहाँ पे आपको एक रिटन फॉर्मेट मिलेगा, भाषा को महत्व दिया जाएगा, रिटन फॉर्मेट होगा, यानी कि आपकी भाषा जो है इंक्लूड होगी। यहाँ पे भाषा को महत्व आप देंगे, बिना उसके आप वो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं कर सकते। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण ही सबसे पहले बिने ने दिया था। जो बिने का पहला बुद्धि परीक्षण था वो कैसा था, वो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था, यानी कि वो एक रिटन फॉर्मेट में था और उसी के आधार पर उन्होंने लोगों की बुद्धि का मापन किया था। वो कहलाया था बिने साइमन स्केल। ये 1905 में सर्वप्रथम दिया गया था। बिने के एक स्टूडेंट थे साइमन, थियोडोर साइमन, उनकी हेल्प से इन्होंने ये बिने साइमन स्केल तैयार किया था। इसी के नाम पर इनको इस बुद्धि परीक्षण को, या तो आपसे ये पूछ लेगा कि सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने दिया था, या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि सबसे पहला शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, तो वो भी क्या हो जाएगा, बिने साइमन स्केल बुद्धि परीक्षण, ठीक है। इन दोनों का सेम आंसर बनेगा, या तो सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने दिया, या फिर सबसे पहला जो है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसने दिया। तो आपका आंसर हो जाएगा बिने, या फिर आपको दोनों नाम भी देखने को मिल सकता है, बिने और साइमन भी। तो ये 1905 में इन्होंने दिया था। इसमें 30 क्वेश्चन स्टार्टिंग में रखे गए थे और फिर 1908 में एक संशोधन हुआ और फिर 1911 में शायद एक संशोधन हुआ, और उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे वो 59 हो गए थे, ठीक है। फिर जो दूसरा आपका देखेंगे स्टैनफोर्ड बिने स्केल। जो स्टैनफोर्ड बिने स्केल था वो टर्मन ने किया था और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में ये किया गया था। और बिने साइमन स्केल था, इसी को ये लोग मॉडिफाई कर रहे थे और इसीलिए इसको जो नाम दिया गया वो स्टैनफोर्ड बिने स्केल कहा गया। ये 1916 में आया, ठीक है। और इसमें लगभग 90 क्वेश्चंस यहाँ पे अब रखे गए थे। वो एक निश्चित क्वेश्चन थे, वो बदले नहीं जाते थे। आपको वो एक बुकलेट दे दी जाएगी, आप उसके जो आपका क्वेश्चन है, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, जो भी उसमें लिखा हुआ होगा, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, आपको जस्ट आंसर करने थे। वो हाँ और नहीं में शायद उसके आंसर मांगे जाते हैं, या तो आप हाँ लगा दीजिए या आप नहीं पे टिक कर दीजिए। तो इस तरह के जो क्वेश्चन थे, इस तरह का उनका फॉर्मेट रहता था। सबसे पहला हो जाता है हमारा बिने साइमन स्केल, और जो स्टैनफोर्ड बिने स्केल है वो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में टर्मन के द्वारा किया गया था। अगर बात करें हम अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की, तो ये पोर्टियस भूल भुलैया और वेस्टलर वैल्यू टेस्ट, ठीक है। बात करें अगर पोर्टियस भूल भुलैया की, तो जो ये था, ये 10 से
14 वर्ष के बच्चों के लिए था। और ये क्या था, कागज पर कुछ भूल भुलैया बने हुए थे। वो आप इसको पहला जो है, पहला पेपर पेंसिल टेस्ट भी आप इसको बोल सकते हैं। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि पहला जो पेपर पेंसिल टेस्ट है वो कौन सा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट जो है। ठीक है, तो ये अगर बात करें, एक पेपर, आप पेपर पे कोई भी भूल भुलैया बना दीजिए, बच्चे को आप वो पेपर दे दीजिए, पेंसिल दे दीजिए, और आप उसको बताइए कि आपको इस भूल भुलैया से बाहर निकलना है। ठीक है, वो अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग मतलब प्रयोग करता हुआ अभ्यास, बार बार प्रयास त्रुटि करता रहेगा और वो उसको बाहर निकलने की कोशिश करेगा। उसी के आधार पर ये लोग बुद्धि का मापन करते थे। ठीक है, बात करें वेशलर वैल्यू टेस्ट की, तो ये 10 से 60 वर्ष के बच्चों, मतलब 10 से 60 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए बनाया गया था। स्टार्टिंग में जब इसमें दोबारा संशोधन हुआ तो ये 16 से इनका स्टार्ट कर दिया और 16 वर्ष तक की मतलब लोगों के लिए बनाया गया। ठीक है, तो वेशलर वैल्यू टेस्ट, ये वैल्यू के रिगार्डिंग टेस्ट था। कुछ वैल्यूज लिखे हुए हैं, मतलब जो भी इनका वे रहा होगा, ये तो मुझे नहीं पता है किस तरह से टेस्ट होता है, लेकिन ये वैल्यूज के ओरिएंटेड था। इसमें हम जो वैल्यूज हैं, जो क्या बोलते हैं उनको, मोरल्स जो होते हैं, हमारे मूल्य जो होते हैं, ये उनका आकलन करता है और उसी के आधार पर ये बुद्धि का परीक्षण करते हैं, बुद्धि को ये निर्धारित करते हैं। ठीक है, बात करेंगे अब सामूहिक बुद्धि परीक्षण की। तो जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण है वो अगेन 2 भागों में बांटा गया है, एक शाब्दिक और एक अशाब्दिक। आर्मी अल्फा टेस्ट, शाब्दिक को अगेन मतलब अगर शाब्दिक के एग्जाम्पल की हम बात करें तो आर्मी अल्फा टेस्ट जो है पहला सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। इसका जो अमेरिका में इसका जन्म हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। कहाँ पे हुआ, अमेरिका में हुआ। क्यों हुआ, सेना में लोगों को भर्ती करना था, सेना में आवश्यकता पड़ गई थी लोगों के भर्ती करने की, तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्मी अल्फा टेस्ट कराया गया। और इसकी विशेषता थी कि ये पढ़े लिखे लोगों पर ही अप्लाई हम कर सकते थे। भाई आर्मी में कौन जाता है, पढ़े लिखे लोग ही तो जाते हैं, पढ़े लिखे लोगों के लिए ही ये कारगर था। बाकी हम अनपढ़ लोगों पर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अगला है सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट। ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में है, जो आजकल चलता है। जो भी हम सेना में भर्ती करने के लिए जो प्रोसेस है वो किसके अंतर्गत होती है, सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट के अंतर्गत आती है। बात करें सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की, तो पहला टेस्ट है आर्मी बीटा टेस्ट। इसकी विशेषता थी, इसका भी जन्म तभी हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, अमेरिका में ही आर्मी बीटा टेस्ट का ओरिजिन माना जाता है। आर्मी बीटा टेस्ट क्या था कि जो ये तो जो था ये इंग्लिश में था, दरअसल इसकी लैंग्वेज इंग्लिश थी। ठीक है, आर्मी अल्फा टेस्ट की। ठीक है, जो आर्मी बीटा टेस्ट थे वो अनपढ़ लोगों के लिए, अनपढ़ प्लस जो अंग्रेजी नहीं जानते थे, अंग्रेजी नहीं जानते थे, उन लोगों के लिए आर्मी बीटा टेस्ट को बनाया गया। किसके लिए बनाया गया, प्रथम जो विश्व युद्ध चल रहा था, सेना में भर्ती लोगों को, सेना में जरूरत पड़ रही थी लोगों की। अब हर तरह के उसमें सेना में भी काम करने वाले होते हैं, कुछ लोग बड़े ऑफिसर्स होते हैं, कुछ छोटी जो मतलब इंक्लूड होते हैं उसमें लोग जिनका अलग तरह का काम होता है। तो उन लोगों को भर्ती करने के लिए, वो अनपढ़ भी थे और अंग्रेजी भी नहीं जानते थे, ऐसे लोगों को भर्ती करने के लिए कौन सा टेस्ट आया, आर्मी बीटा टेस्ट। बात करें शिकागो क्रियात्मक टेस्ट की, तो ये टेस्ट था, जैसे कि हम अब देखते हैं ना बच्चों को हम पजल्स देते हैं, जिग्सा पजल जो आती है, उस तरह के कुछ एक पिक्चर हमने बना दी, फिर हमने उसको टुकड़ों में काट दिया और बच्चे को वो चीजें दे दी। तो बच्चा क्या है, हम बोलेंगे कि भाई तुम ना इसको जोड़ दो, तो अगर वो जोड़कर अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उसको जोड़ेगा, भाई उसको लगेगा एक आंख इधर कट गई, एक आंख इधर कट गई, तो दोनों को जोड़ेगा। तो इस तरह के उसमें जो थे यूज थे, कुछ चित्र थे कटे हुए, कुछ लकड़ी के टुकड़े थे जिनको आपस में जोड़ना था उनको सही आकार देने के लिए।
ये ऐसी सब चीजें थी, कुछ रंगीन आकृतियां थी, कुछ रंगीन पेपर थे, कोई ऑब्जेक्ट थे जो आपस टूटे हुए थे और उनको जोड़कर एक जो ब्लॉक्स अब बच्चे खेलते हैं वो ब्लॉक्स भी क्या थे, इसी तरह के जो क्रियात्मक टेस्ट थे, शिकागो क्रियात्मक टेस्ट, वो इसी तरह का टेस्ट है, ये बच्चों की क्रिया पर आधारित था। ठीक है, ये हो गया हमारा बुद्धि परीक्षणों का वर्गीकरण, ये याद रखिएगा। ये जो दोनों है इसमें सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं कंफ्यूज होते हैं। बिने साइमन स्केल सबसे पहला बुद्धि परीक्षण है, सबसे पहला शाब्दिक बुद्धि परीक्षण आप इसको कह सकते हैं। बिने ने दिया था, 1905 में दिया था। किसकी मदद से दिया था? वो अपने जो स्टूडेंट थे साइमन, आपको नाम आ सकता है बिने और साइमन दोनों भी आ सकता है। अगर खाली बिने आएगा तो आप बिने लगा दीजिएगा, अगर ऐसा आता है कि साइमन, टर्मन, स्टर्न या फिर कोई और, तो आप उसमें साइमन को टिक करेंगे। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है और ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है रिपीट होता है। आप जितने भी एग्जाम जो टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम है, आपका वो सीटेट हो गया, आपका वो रिक्रूटमेंट के कोई भी एग्जाम हो गए, मतलब यूपीटेट हो गया, आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा और इसमें बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से करिएगा। स्टैनफोर्ड बिने स्केल जो था टर्मन की अध्यक्षता में बिने साइमन स्केल को ही मॉडिफाई किया गया था। कब किया गया था? 1916 में। 90 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए थे, पहले यहाँ पे 30 थे, फिर 59 हो गए थे। और आर्मी अल्फा टेस्ट जो था वो पढ़े लिखे लोगों के लिए था। कब हुआ था? अमेरिका में इसका जन्म हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, और उसकी भाषा क्या थी? इंग्लिश थी। आर्मी बीटा टेस्ट अनपढ़ लोगों के लिए था और जो इंग्लिश नहीं जानते थे उन लोगों का सेना में भर्ती करने के लिए ये किया गया था। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो बुद्धि परीक्षणों का वर्गीकरण तो हो गया, अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ मतलब कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम में पूछी गई है, उनको वैसे तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन एक सीक्वेंस में रख के हम उनका मतलब देख सकते हैं। एक तो एक पूछा जाता है, एक बुद्धि परीक्षण है ड्रॉयमैन। ये कैसा परीक्षण है? गैर भाषाई। आप अभी तक पढ़ा शाब्दिक जो बुद्धि परीक्षण होता है उसमें शब्दों का महत्व नहीं होता, यहाँ पे क्या है? भाषा का महत्व नहीं है। अगर आप मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाते हैं तो भी आप इस परीक्षण को बिना एक दूसरे की अभिव्यक्ति के आप इसमें भाषा का प्रयोग न करें, ना मैं बोलूं ना आप बोले, लेकिन हमारा परीक्षण जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये इस तरह का परीक्षण है, यानी कि गैर भाषाई बुद्धि परीक्षण है। और ये किसने दिया था? गुड एन एफ ने दिया था। ठीक है, तो ड्रॉयमैन ये आपका क्वेश्चन में आया हुआ है, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है पहले। एक है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, ये फ्रीमैन ने दिया था। और ये कैसा बुद्धि परीक्षण है? गैर शाब्दिक है, इसमें यानी कि शब्दों का महत्व इसमें नहीं है। आप इसमें बोल तो सकते हैं, अभिव्यक्ति तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको रिटन फॉर्मेट नहीं मिलेगा। बात करें कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट, ये कैटल ने दिया था। कैटल ने बुद्धि के क्षेत्र में बहुत सारा जो है सृजन किया है, बहुत सारा योगदान कैटल का रहा है। हम इसका एक सिद्धांत भी पढ़ेंगे जब हम बुद्धि के सिद्धांतों की बात करेंगे। तो एक इनका ये टेस्ट है कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे रखा है, तो कोई भी मिस नहीं होना चाहिए, इस वजह से मैंने ये सभी चीजें इकट्ठी की हैं। तो कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया था? कैटल ने दिया था, इसके प्रतिपादक कैटल है। एक इनकी बुक का नाम भी आया हुआ है आपके एग्जाम में, कैटल ने दिया था मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट, ये इनकी बुक है। किसके, इसके राइटर जो कौन है? कैटल है। दूसरा है आपका प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थर्स्टन, जो आप सिद्धांत भी पढ़ेंगे आप इनका, इन्होंने भी बुद्धि के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है, बहुत इंपॉर्टेंस इनका है। तो इनकी एक बुक है ये प्राइमरी है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, ये बुक है इनकी, किसकी? थर्स्टन की। एक शब्द आप टर्मिनोलॉजी आप देखेंगे, एक एग्जाम में आया हुआ था क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन था कि दो बच्चे हैं, आप या तो उनको समान आयु के मान लीजिए, आप उनको ट्विंस मान लीजिए, तो वे 1 साल के लिए रखे जाते हैं। एक को तो बहुत अच्छे वातावरण में रखा, मतलब फाइनेंशियली वो अच्छा है, उसका जो एनवायरनमेंट है एजुकेशन के लिए वो बहुत अच्छा है, मतलब सब कुछ उसका बहुत अच्छा है। और दूसरे बच्चे को एक उन्होंने गरीब वातावरण में रखा, वहाँ पे पोषण की भी कमी है, वहाँ पे एजुकेशन की भी कमी है, वहाँ पे आर्थिक जो संकट है वो भी है।
तो इन दोनों के मतलब दोनों के IQ में, दोनों की बुद्धि लब्धि में 1 साल बाद आपको क्या अंतर देखने को मिलेगा? ऑप्शन थे कि वो बढ़ जाएगी, दोनों बढ़ जाएंगे, दोनों के बढ़ जाएंगे, या फिर दोनों के घट जाएंगे, या न्यूट्रल रहेंगे, समान रहेंगे, जो उनके थे वो के वही रहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो वहां पे जो आंसर था वो ये रहेगा कि मतलब जो IQ था 1 साल पहले, जो IQ था मतलब दोनों का अभी भी सेम, अलग अलग वातावरण में आने के बाद भी जो IQ है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि IQ अगर चेंज हो सकता है वो एक लंबे टाइम के बाद हो सकता है, ये मतलब 1-2 दशक के बाद हम देखने को मिल सकता है। और वो क्या प्रभाव कहलाता है? वो फ्लिन इफेक्ट कहलाता है। 1 दशक के बाद, लगभग 1 दशक के बाद या उससे ज्यादा के समय के बाद अगर हम IQ में परिवर्तन देखने को मिलता है, वो क्या कहलाता है? फ्लिन इफेक्ट कहलाता है। इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है ये। एक टर्मिनोलॉजी आई थी एग्जाम में कि मतलब विकास के क्षेत्र में ही, जो बुद्धि का विकास है हमारा, उसी के उसमें PSRN जो टर्मिनोलॉजी है, जो एब्रीविएशन है, वो किसको इंडिकेट करती है? तो ये होता है PS से होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। ये दोनों एक ही वर्ड के लिए इंडिकेट होंगे। एग्जाम क्वेश्चन पेपर में आपको अलग अलग P से प्रॉब्लम आ जाएगा, S से कुछ सॉल्यूशन आ जाएगा, तो हम इनका अलग अलग से कुछ और मीनिंग निकाल सकते हैं। तो ये दोनों एक ही के लिए हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, यानी कि जो हमारी समस्या समाधान की योग्यता है वो PS को इंडिकेट करता है। R हमारे लिए रीजनिंग आ जाएगा, और N4 है न्यूमेरिक एबिलिटी, जो हमारी अंकीय क्षमता है वो N उसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में इतना ही। बचती है हमारी जो बुद्धि के सिद्धांत है, बुद्धि की जो थ्योरी है, इंटेलिजेंस थ्योरी है, बहुत सारी हमारी थ्योरीज हैं। अगली वीडियो में हम उनका डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अपना लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, और नमस्कार।